हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मोंग साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम रिसर्च मेथड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केस स्टडी, इसको जो है डिटेल में समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथड्स, सब्जेक्ट कोड है MPC005 और आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2 का यूनिट 4 और आज का हमारा टॉपिक है केस स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि केस स्टडी मेथड या फिर केस स्टडी एग्जैक्टली होता क्या है। तो केस स्टडी मेथड एक रिसर्च टेक्निक यानी कि रिसर्च करने का एक तरीका है जिसमें एक इंसान, ग्रुप या किसी भी इवेंट का डिटेल में स्टडी किया जाता है। ये तब यूज़ होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एकदम डिटेल में समझना हो। एक एग्जांपल देता हूँ, उससे और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। सोचिए, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जो है आता है जिसे बार बार हेडेक होती है यानी सिर दर्द होता है। डॉक्टर उस पेशेंट का पूरा हिस्ट्री चेक करता है, उसकी डेली रूटीन, उसका खाना पीना, उसका स्ट्रेस लेवल और उसका लाइफस्टाइल। इन सब चीज़ों को वो डॉक्टर जो है ऑब्जर्व करता है। फिर वो समझने की कोशिश करता है कि इसका जो हेडेक है यानी सिर दर्द जो है उसका असली रीज़न क्या है। क्या ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या फिर कोई मेडिकल इशू है। तो ये सब कुछ जानकर वो डिटेल में समझ पाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है और क्यों हो रही है। बिल्कुल इसी तरह साइकोलॉजी में भी केस स्टडी का यूज़ होता है किसी एक इंसान या सिचुएशन को डिटेल में समझने के लिए, ताकि बेटर सॉल्यूशंस निकल सके। समझ आया आपको? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी केस स्टडी मेथड का इंट्रोडक्शन। तो केस स्टडी मेथड क्या है? ये एक रिसर्च मेथड है जिसमें एक इंसान, ग्रुप या इवेंट को हम डिटेल में स्टडी किया जाता है। मतलब एक चीज़ को गहराई से समझना, यही है केस स्टडी मेथड। क्यों ज़रूरी है? तो केस स्टडी मेथड सोशल साइंसेज में बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि ये डीप एनालिसिस करने में मदद करती है। अगर हमें किसी एक इंसान या सिचुएशन को उसके हर पहलू को समझना हो तो ये मेथड जो है बेस्ट है। ठीक है। अब जो है सवाल ये आता है कि कहाँ पे यूज़ होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। कहाँ पे यूज़ होता है? कई जगहों पे अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी इंसान पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो क्लास में डिस्टर्ब रहता है। अब उस चीज़ को हम डिटेल में समझने के लिए केस स्टडी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एक ग्रुप पे यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफिस है, वहाँ पे कोई टीम है, उनका वर्क बिहेवियर समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग केस स्टडी मेथड। ग्रुप के अलावा आप किसी भी स्कूल में या फिर क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक स्कूल का एजुकेशन सिस्टम आपको समझना हो तो आप केस स्टडी मेथड का यूज़ करके उसको डिटेल में समझ सकते हैं। किसी स्पेशल इवेंट को भी अगर आपको समझना हो, जैसे कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो या साइकोलॉजिकल इंसिडेंट हो, इसको समझने के लिए भी आप केस स्टडी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब जो है केस स्टडी मेथड की स्पेशलिटी क्या है? तो सबसे पहली स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसमें इन डेप्थ स्टडी होता है, लॉन्ग टर्म और डिटेल एनालिसिस होता है इसमें। दूसरी इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये डिस्क्रिप्टिव या फिर एक्सप्लेनेटरी है, यानी ये मेथड या तो डिस्क्राइब करता है या तो फिर ये एक्सप्लेन करता है। ये हो गई इसकी स्पेशलिटी। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं सर्वे और केस स्टडी में। तो सर्वे वर्सेस केस स्टडी, इसका फर्क समझते हैं। केस स्टडी हम समझ चुके हैं कि ये एक इंसान या टॉपिक का डीप स्टडी जब करते हैं तो वो होता है केस स्टडी मेथड। सर्वे क्या होता है? बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट किया जाता है लेकिन डिटेल एनालिसिस नहीं होता इसमें। तो सर्वे में एग्जैक्टली क्या होता है? क्वांटिटी होती है और केस स्टडी में क्वालिटी एनालिसिस होता है। ठीक। अब लर्निंग आउटकम्स क्या होता है, यानी क्या सीखने को मिलता है? तो केस स्टडी का नेचर और टाइप्स को हम समझेंगे इस चैप्टर में, और कब और कैसे केस स्टडी यूज होता है इस चीज को हम समझेंगे इस चैप्टर में। अब बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं नेचर ऑफ केस स्टडी, यानी केस स्टडी का नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि ये सिस्टमेटिक अप्रोच यूज होता है इसमें, यानी स्टेप बाय स्टेप स्टडी होता है। तो केस स्टडी एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है। सबसे पहले इसमें होता है ऑब्जर्वेशन, यानी पहले केस को ध्यान से देखना। फिर होता है डेटा कलेक्शन, यानी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। डेटा कलेक्शन के बाद होता है एनालिसिस, यानी जो डेटा कलेक्ट किया है उसको समझना। और लास्ट में रिपोर्ट जनरेशन, यानी जो कुछ समझा उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन लिखना। तो
ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और रिपोर्ट, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है केस स्टडी मेथड का। दूसरा इसका नेचर होता है कि इसमें रिसर्च स्ट्रेटजी होती है, यानी रियल लाइफ स्टडी होता है। केस स्टडी रियल लाइफ सिचुएशंस में होती है, लैब एक्सपेरिमेंट्स की तरह कंट्रोल्ड नहीं होती है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि केस स्टडी रियल लाइफ सिचुएशंस में होती है, लैब एक्सपेरिमेंट्स की तरह कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं होती है। दूसरा, ये मेथड क्वांटिटेटिव यानी कि मार्क्स, नंबर्स, और क्वालिटेटिव यानी फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशंस एक्सेट्रा, दोनों तरह की इंफॉर्मेशंस को इंक्लूड करती है केस स्टडी। थर्ड इसका नेचर है कि केस स्टडी का हिस्टोरिकल यूज़ है, यानी केस स्टडी पहले भी यूज़ होती थी। साइकोलॉजी के फादर सिगमंड फ्रॉयड ने अपने पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए केस स्टडी का यूज़ किया था सबसे पहले। तो वो क्या करते थे, फ्रॉयड जो थे अपने पेशेंट से इंटरव्यूज़ लेते थे, उनके रिस्पॉन्सेज एनालाइज करते थे और फिर ट्रीटमेंट प्लान बनाते थे। तो केस स्टडी जो है हिस्टोरिकली यानी बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। फिर आता है केस स्टडी कहाँ यूज़ होता है। तो गाइडेंस काउंसलर्स होते हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझने के लिए यूज़ करते हैं केस स्टडी मेथड को। सोशल वर्कर्स यूज़ करते हैं फैमिली और कम्युनिटी के इश्यूज़ को एनालाइज करने के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ और पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने के लिए। फिर आता है टेक्निक्स, यानी कैसे स्टडी करते हैं। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, केस स्टडी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी की एक्टिविटीज़ को देखते हैं और नोट डाउन करते हैं। इंटरव्यूज़ में क्या करते हैं, किसी के साथ बैठकर उसके बारे में बात करना, यानी डायरेक्टली उससे बात करना। थर्ड जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी मेंटल स्टेट को समझने के लिए टेस्ट लेते हैं। हम टेस्ट लेकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उसका इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट एक स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ का एनालिसिस कर रहा है, तो वो स्टूडेंट से इंटरव्यू लेगा, फैमिली और टीचर से बात करेगा और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करेगा ताकि वो और डिटेल में उसको समझ सके। यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट करने से उसके बारे में वो चीज़ें पता चलती हैं जो वो डायरेक्टली नहीं बता रहा। क्या ऑब्जेक्टिव है केस स्टडी मेथड का, यानी केस स्टडी का मेन गोल जो है वो क्या है। जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिलायबल और वैलिड होने चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये फ्यूचर रिसर्च और बेटर सॉल्यूशंस के लिए काम आए, ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। अब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। केस स्टडी हर सिचुएशन में काम आती है। ये मेथड काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। अगर कोई रेयर इवेंट हो रहा हो तो भी केस स्टडी से उसका डीप एनालिसिस हो सकता है। फिर बात करते हैं केस स्टडी के टाइप्स यानी डिज़ाइंस। तो इसमें सिंगल केस डिज़ाइन होता है और मल्टीपल केस डिज़ाइन होता है, दो तरह के डिज़ाइन होते हैं। सिंगल केस डिज़ाइन में क्या होता है, जब सिर्फ एक केस स्टडी किया जाए तो उसको बोलते हैं सिंगल केस डिज़ाइन। जब दो या ज़्यादा केसेस को कंपेयर किया जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीपल केस डिज़ाइन। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब क्लियरली समझ में आ जाएगा। सिंगल केस डिज़ाइन में क्या करेंगे, जैसे एक स्टूडेंट का बिहेवियर एनालाइज करना है, तो यहाँ पे एक ही केस है, एक स्टूडेंट है, तो ये हो गया सिंगल केस डिज़ाइन। दो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल केस डिज़ाइन। ठीक है, तो नेचर ऑफ केस स्टडी मेथड पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि केस स्टडी एक डीप और डिटेल्ड रिसर्च मेथड है। ये हमें एक इंसान, ग्रुप या इवेंट का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देती है। इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं। ये रिलायबल और वैलिड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो फ्यूचर रिसर्च के काम आती है। तो ये था नेचर ऑफ केस स्टडी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं केस स्टडी चूज करने के तरीके, यानी कि क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ केस स्टडी। तो हर केस स्टडी रैंडमली सिलेक्ट नहीं की जाती, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं ताकि वैल्यूएबल और डीप इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड सैम्पलिंग, यानी स्पेशल केसेस पे फोकस हो जिनका। तो केस स्टडी में हम एक्सट्रीम या टिपिकल केसेस चूज करते हैं ताकि हमें ज़्यादा डीप और यूजफुल इंसाइट्स मिलें। हम क्या नहीं करते हैं, हम सिर्फ एवरेज केसेस को नहीं देखते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो एवरेज केसेस को ना देखकर हम एक्सट्रीम या टिपिकल केसेस चूज करते हैं। जैसे कि सोचिए एक टीचर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस स्टडी कर रहा है। अब वो ऐसे स्टूडेंट को चूज करेगा जो या तो क्लास में सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हो या फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। वो इस ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं लेगा जो एकदम नॉर्मल या एवरेज हो, क्योंकि उससे नया इंसाइट उसको नहीं मिलेगा। इसलिए
इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड सैम्पलिंग करते हैं हम लोग एक्सट्रीम या टिपिकल केसेस चूज करके। दूसरा, प्रॉब्लम के डीप कॉजेज को समझना हो तब हम यूज करते हैं केस स्टडी मेथड को। केस स्टडी का मेन फोकस ये होता है कि हम किसी भी इशू का एग्जैक्ट रीजन यानी असल रीजन तक पहुंच सकें, ना कि सिर्फ उसके आउटर सिम्टम्स को देखें। जैसे कि मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट क्लास में डिस्टर्ब रहता है तो हम सिर्फ उसके बिहेवियर को नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि उसके पीछे का साइकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल रीज़न क्या है। क्या उसके घर का इन्वायरमेंट स्ट्रेस दे रहा है, क्या उसको किसी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी हो रही है, ये सब चीज़ें और डिटेल में जाकर हम समझेंगे, यानी डीप कॉज को समझना। थर्ड है रैंडम सैम्पलिंग की लिमिटेशन केस स्टडी मेथड में, यानी केस स्टडी मेथड में रैंडम सैम्पलिंग काम नहीं करता। आपने रैंडम सैम्पलिंग सर्वे में सुना होगा। रैंडम सैम्पलिंग एक सर्वे के लिए तो बेस्ट होता है, लेकिन केस स्टडी के लिए नहीं बेस्ट होता है। केस स्टडी के लिए हमें डीप और क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जो सिर्फ स्पेसिफिकली चूजन केसेस से ही मिलते हैं। फिर आता है इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड केसेस जो होते हैं उसके टाइप्स। तो सबसे पहले इसमें आता है क्रिटिकल केसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल केसेस होते हैं। ये केसेस किसी पर्टिकुलर इशू को डीपली समझने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये केसेस समझ आते हैं तो पूरा टॉपिक बेटर समझ आता है। दूसरा है एक्सट्रीम या डेविएंट केसेस, यानी अनयूजुअल और रेयर केसेस जो होते हैं। ये ऐसे केसेस होते हैं जो नॉर्मल सिचुएशन से अलग होते हैं। इनसे हमें स्पेशल पैटर्न्स और यूनिक चैलेंजेस समझने का मौका मिलता है। उसके बाद आता है पैराडिग्मेटिक केसेस, यानी एक एग्जाम्पल जो सबको रिप्रेजेंट करे। ये केसेस एक बड़ा मॉडल या पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे हम किसी भी टॉपिक की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी स्टडी करनी हो, जो काफ़ी डिफिकल्टीज के बाद भी टॉप परफॉर्मर बन गया, तो उसकी जर्नी को स्टडी करके हम समझ सकते हैं कि एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को कैसे गाइड करना चाहिए। यह है पैराडिग्मेटिक केसेस। इसके बाद है यिन्स रिकमेंडेशन, यानी सिंगल या मल्टीपल केसेस। रॉबर्ट यिन, इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि केस स्टडी सेलेक्ट करने से पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कि ये सिंगल केस स्टडी है, यानी कि जब एक ही केस डीपली एनालाइज करना हो तब, या फिर ये मल्टीपल केस स्टडी है, यानी जब दो या दो से ज़्यादा केसेस को कंपेयर करना हो। तो ये यिन्स की रिकमेंडेशन है। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या होता है? सही केस चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक्सट्रीम, क्रिटिकल, पैराडिग्मेटिक केसेस हमें ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं। केस स्टडी का फोकस प्रॉब्लम के असली रीजन तक पहुंचना होता है। रैंडम सैम्पलिंग केस स्टडी के लिए यूजफुल नहीं होता है। अगर एक या ज़्यादा केसेस कंपेयर करने हो तो मल्टीपल केस स्टडी यूज करते हैं। ये था सारा कंक्लूजन इन सारी बातों का। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केस स्टडी। अगर आप केस स्टडी कर रहे हैं तो समझना ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से टाइप की केस स्टडी कब यूज होती है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज। इसमें कॉन्सेप्ट्स को समझने का आसान तरीका होता है। इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज का नेचर क्या होता है? ये डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज होती हैं जो एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका, इलस्ट्रेटिव केस स्टडी का? किसी न्यू या अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट को सिंपल और फेमिलियर बनाना। गोल क्या होता है इसका? एक या दो एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाया जाए, ये होता है इसका गोल। तो इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज को कब यूज करना चाहिए? जब किसी नए टॉपिक को एक्सप्लेन करना हो ताकि लोग उसको इजीली समझ सकें। अगला टाइप है एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज, यानी कि पायलट केस स्टडीज, यानी बड़ी रिसर्च से पहले छोटी स्टडी। इसका नेचर क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज क्या होती हैं? ये केस स्टडीज बड़ी रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन से पहले की जाती हैं। तो एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज का क्या नेचर होता है? ये केस स्टडीज बड़ी रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन से पहले की जाती है। पर्पस क्या होता है इसका? मेन रिसर्च के लिए सही क्वेश्चंस और मेथड्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं ये मेथड। इसमें रिस्क क्या होता है? कभी कभी लोग इन छोटी स्टडीज को फाइनल रिजल्ट्स मान लेते हैं, जो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये था एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज, यानी बड़ी रिसर्च करने से पहले जो है एक छोटी स्टडी उसके बारे में की जाए। इसको कब यूज करना चाहिए? जब बड़ी रिसर्च या सर्वे से पहले एक छोटी स्टडी करनी हो ताकि फ्यूचर रिसर्च बेटर हो सके, तो उसको बोलेंगे एक्सप्लोरेटरी या पायलट केस स्टडीज। अगला है क्यूमुलेटिव केस स्टडीज। इसमें क्या होता है? मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं इसमें। इसका नेचर क्या होता है? ये अलग अलग स्टडीज जो हैं उनके डेटा को इकट्ठा करने वाली केस स्टडी होती है।
इसका पर्पस क्या होता है? नई स्टडीज की ज़रूरत कम करती है और एग्जिस्टिंग रिसर्च का स्कोप बढ़ाती है। यानी आपने ढेर सारा डेटा इकट्ठा कर लिया तो नई नई स्टडीज आपको कम करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारा पुराना डेटा मिल जाएगा। गोल क्या होता है इसका? ज़्यादा जनरलाइजेशन और बेटर कंक्लूजन्स निकालना। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर एक टीचर के क्लासरूम बिहेवियर को स्टडी करना है तो एक स्कूल के टीचर का डेटा लेने की जगह हम मल्टीपल स्कूल्स के टीचर को स्टडी करेंगे। अगला है क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडीज, यानी यूनिक और रेयर सिचुएशंस का एनालिसिस। ये ऐसे केसेस पे फोकस करती है जो रेयर हो या यूनिक होते हैं। पर्पस क्या होता है इनका? जनरल बिलीफ्स को चैलेंज करना और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझना। गोल क्या होता है? एक स्पेशल सिचुएशन के बेसिस पे नए इंसाइट्स डेवलप करना। कब यूज करते हैं क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडीज को? जब किसी यूनिक या स्पेशल केस को डीपली समझना हो ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंसाइट मिल सके। तो हमने क्या समझा? केस स्टडी के 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना इलस्ट्रेटिव केस स्टडी, जो एक कॉन्सेप्ट को ईजिली समझने के लिए एग्जाम्पल देना हो तब यूज करते हैं। दूसरा एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी, यानी जब बड़ी रिसर्च से पहले छोटी स्टडी करनी हो। तीसरा है क्यूमुलेटिव केस स्टडी, जब अलग अलग सोर्सेज का डेटा कंबाइन करके एक ब्रॉड कंक्लूजन बनाना हो। और चौथा क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी, जब एक रेयर या यूनिक सिचुएशन का डीप एनालिसिस करना हो तब। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग अ केस स्टडी। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहला स्टेप होता है डिटरमाइनिंग प्रेजेंट स्टेटस। करंट सिचुएशन को समझना सबसे पहला स्टेप होता है। तो इसमें होता क्या है? पहले केस की एग्जिस्टिंग सिचुएशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिजिकल और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। कैसे करते हैं सब चीज़ें हम? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ होता है। तब हम डिटरमिन करते हैं क्या? प्रेजेंट स्टेटस, अभी की क्या स्टेटस है उसको समझ पाते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप में। ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल भी लेकर चलते हैं ताकि आपको सारे स्टेप्स भी समझ में आ जाए और एग्जाम्पल से आप और ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है डिटरमाइनिंग प्रेजेंट स्टेटस, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक स्टूडेंट स्लो लर्नर है, धीरे सीखता है चीज़ें, तो उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करेंगे ताकि उसके लर्निंग लेवल का असेसमेंट हो सके। ये हो गया फर्स्ट स्टेप में हमने डिटरमिन किया क्या? उसका प्रेजेंट स्टेटस। और ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? पहला स्टेप, ये केस की फाउंडेशन होती है जिससे हमें क्लियर आइडिया मिलता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है ये हमने जान लिया। अब करेंगे हम अगला स्टेप जाके आइडेंटिफाइंग प्रोबेबल एंटीसीडेंट्स, यानी रूट कॉज खोजना। इसमें क्या होता है? पोटेंशियल रीजंस और कॉजेस आइडेंटिफाई करते हैं जो केस को अफेक्ट कर रहे हैं और एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जो एक्सप्लेन करे कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इसको कैसे करते हैं? इसको भी ऑब्जर्वेशन, बैकग्राउंड स्टडी और डिस्कशंस का यूज़ करते हैं इसमें। अब जो है अगर स्लो लर्नर स्टूडेंट का केस है तो हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि उसका लर्निंग इशू अनहेल्दी इन्वायरमेंट, वीक स्टडी हैबिट्स या पुअर टीचिंग्स की वजह से हो सकता है। ये हो गया एक हाइपोथेसिस हमने बना लिया। ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? सही डायरेक्शन में रिसर्च और एनालिसिस का फाउंडेशन हो सके, इसलिए ये स्टेप ज़रूरी है। तो हमने रूट कॉज एक बना लिया, एक हाइपोथेसिस फ्रेम कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, वह वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स या हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, कॉज को कंफर्म करते हैं। इसमें क्या होता है? आइडेंटिफाई किए गए कॉजेस को वेरीफाई किया जाता है। ये इंश्योर करते हैं कि जो हाइपोथेसिस बनाया था वो सही है या नहीं। इसको कैसे करते हैं? ऑब्जर्वेशन से, हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस से और इंटरव्यूज़ का यूज़ होता है इसमें। अब जो है स्लो लर्नर स्टूडेंट का बिहेवियर चेक करना है तो उसके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखेंगे, पेरेंट्स और टीचर से डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि क्या उसका इशू पुअर टीचिंग या वीक स्टडी हैबिट्स की वजह से है या नहीं। अब ये वेरिफिकेशन वाला स्टेप क्यों ज़रूरी है? हाइपोथेसिस की वैलिडिटी कंफर्म करने के लिए स्टेप क्रिटिकल है। अब जो है अगला स्टेप आता है डायग्नोसिस एंड रेमेडियल मेजर्स, सॉल्यूशन प्लान बनाना। इसमें क्या होता है? वेरीफाइड कॉजेज के बेसिस पर रूट प्रॉब्लम डायग्नोज की जाती है, उसका सलूशन डेवलप किया जाता है। यानी प्रॉब्लम हमें पता चल गई, अब उसका सलूशन हम डेवलप करते हैं। कैसे करते हैं? टारगेटेड इंटरवेंशन प्लान करते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जो से इंटरवेंशन हम यूज़ कर सकते हैं वो सब हम लोग डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। अगर स्लो लर्नर स्टूडेंट का इशू पुअर टीचिंग है
तो बेटर टीचिंग मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे, स्टूडेंट्स के स्टडी हैबिट्स इंप्रूव करने के स्टेप्स लेंगे। अब ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? केस स्टडी का मेन गोल सोल्यूशन निकालना होता है, जो इस स्टेप में हो रहा है। सोल्यूशन हमने निकाल लिया, अब है इसका अगला स्टेप फॉलो अप। सोल्यूशन निकालने के बाद हम छोड़ नहीं देते हैं किसी को, हम फॉलो अप लेते हैं कि क्या जैसा हमने सोचा था वैसे ही सब कुछ हो रहा है, सोल्यूशन से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी रिजल्ट ट्रैक करना और एडजस्टमेंट करना। तो इसमें क्या होता है, फॉलो अप में इम्प्लीमेंट किए गए सोल्यूशंस का इम्पैक्ट मॉनिटर करते हैं, अगर ज़रूरत हो तो इंटरवेंशन मॉडिफाई करते हैं। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको दवा देता है, कुछ दिन बाद आप फिर से जाते हैं फॉलो अप के लिए, डॉक्टर जब बुलाता है और डॉक्टर को देखता है कि अब कुछ दवाइयाँ हम हटा सकते हैं, ये देने की ज़रूरत नहीं है, तो डॉक्टर वो दवाइयाँ हटा देता है। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, कुछ इंटरवेंशंस मॉडिफाई भी करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, चेक करते हैं कि इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं या नहीं। अगर स्लो लर्नर स्टूडेंट के लिए नए टीचिंग मेथड्स अप्लाई किए हैं तो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस लेवल ट्रैक करेंगे। अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखता तो नए मेथड्स ट्राई करेंगे। बिना फॉलो अप के केस स्टडी कंप्लीट नहीं होती। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो है वेज ऑफ यूजिंग केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ सिर्फ रिसर्च के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि लर्निंग और डिसीजन मेकिंग को इन्हेंस करने के लिए भी ये बहुत पावरफुल टूल है। तो वेज ऑफ यूजिंग केस स्टडीज़ में पहले आता है राइटिंग एनालिसिस ऑफ केस स्टडी, यानी डिटेल्ड रिटन रिव्यू। इसमें क्या होता है, केस स्टडी का एक स्ट्रक्चर्ड रिटन एनालिसिस लिखा जाता है, थॉरो अंडरस्टैंडिंग मिलती है और रिसर्च पेपर्स या टर्म पेपर्स के लिए यूजफुल होता है। कैसे यूज करते हैं इसको? केस स्टडी के की पॉइंट्स को समराइज करते हैं, रिलेटेड रीडिंग्स और बिब्लियोग्राफीज ऐड करते हैं इसमें। दूसरा है पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी एक्सपर्ट्स के इंसाइट्स लेना। इसमें क्या होता है, एक्सपर्ट्स केस स्टडी को एनालाइज करते हैं और अपने इंसाइट्स शेयर करते हैं। कभी कभी ग्रुप डिस्कशन भी होती है, जिसमें स्टूडेंट्स या रिसर्चर एक्सपर्ट से सवाल पूछते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंसेस और व्यू पॉइंट शेयर करते हैं, जो केस स्टडीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करता है। तो ये अप्रोच क्यों ज़रूरी है? रियल वर्ल्ड एक्सपर्टाइज मिलती है, जो थ्योरी को प्रैक्टिकल नॉलेज से कनेक्ट करती है। अगला है एनालिसिस ऑफ सिमिलर केस स्टडीज़, यानी रिलेटेड केस स्टडीज से सीखना। इसमें क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स अपने सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। इससे केस से जनरलाइजेशन ड्रॉ करने में मदद मिलती है, जो दूसरे सिचुएशंस पर भी अप्लाई हो सकती है। कैसे यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ सिमिलर केस स्टडीज? डिफरेंट केस स्टडीज कंपेयर करते हैं और कॉमन इनसाइट्स ड्रॉ करते हैं। उसमें जो कॉमन चीज़ें निकलती है उसको हम ड्रॉ करते हैं, इनसाइट्स उससे, और कंक्लूजन निकालते हैं। अगला है क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी क्वेश्चंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं और आंसर्स डिस्कस करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। कैसे यूज करते हैं इसको? एक केस स्टडी के मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करते हैं। डिस्कशंस के थ्रू केयरफुल एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो है मिसकंसेप्शंस अबाउट केस स्टडी। केस स्टडीज के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जो रिसर्च और लर्निंग प्रोसेस को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहला थ्योरेटिकल नॉलेज वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें मिसकंसेप्शन क्या है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही वैल्यूएबल होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होती। रियलिटी क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज जो केस स्टडीज से मिलती हैं वो साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। थ्योरीज तभी स्ट्रांग होती हैं जब उनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझा जाए। जैसे कि एक स्टूडेंट जो सिर्फ बुक्स पढ़ता है और प्रैक्टिकल केसेस नहीं देखता, उसका नॉलेज इनकम्प्लीट हो सकता है। दूसरा मिसकंसेप्शन है केस स्टडी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड थ्योरी बिल्डिंग। इसमें मिसकंसेप्शन क्या है, केस स्टडीज सिर्फ हाइपोथेसिस बनाने के काम आती हैं, उन्हें टेस्ट करना या थ्योरी डेवलप करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। रियलिटी क्या है, केस स्टडीज हाइपोथेसिस जनरेट करने, टेस्ट करने और थ्योरीज बिल्ड करने के लिए भी यूज़ होती हैं। तीसरा इसका मिसकंसेप्शन है रिसर्चर बायस होता है इसमें, यानी केस स्टडीज सिर्फ रिसर्चर के प्रो कंसीव्ड नोशंस को कंफर्म करती हैं और ऑब्जेक्टिव नहीं होती। रियलिटी क्या है, अगर केस स्टडी सही तरीके से कंडक्ट की जाए तो ये बायस फ्री हो सकती है और ऑब्जेक्टिव इंसाइट्स दे सकती है। अगला है जनरलाइजेशन डिफिकल्टीज, यानी इसमें मिसकंसेप्शन ये है
कि स्पेसिफिक केस स्टडीज से जनरल थ्योरीज डेवलप करना मुश्किल होता है। रियलिटी क्या है? केयरफुल एनालिसिस के साथ केस स्टडीज से ब्रॉडर थ्योरीज और प्रोपोजिशंस डेवलप की जा सकती हैं। तो पूरी बातों का कंक्लूजन क्या है? मिसकंसेप्शंस को दूर करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज। केस स्टडीज़ हाइपोथेसिस टेस्ट करने और थ्योरी बिल्डिंग के लिए भी यूज़ होती हैं। प्रॉपर रिसर्च मेथड्स यूज़ करने से बायस को अवॉइड किया जा सकता है। केस स्टडीज से जनरल थ्योरीज डेवलप की जा सकती हैं अगर सही अप्रोच फॉलो की जाए। इन मिसकंसेप्शंस को क्लियर करके हम केस स्टडीज का सही और इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर केस स्टडीज मेथड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे साइकोलॉजी के मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के, तो आप मेरी मेल आईडी pxmonks@gmail.com पर मेल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, और आपको आपके नोट्स और किसी भी तरह का सपोर्ट आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।